Hello students, good morning. Welcome to Divine English Coaching. Today we shall learn your first flight book, Standard 10 first flight book, and poem number 4 that is included in your unit number 4. The name of the poem is Amanda. Okay, Amanda poem is very much interesting poem. In this poem उसकी थोड़ी समरी देख लेते हैं. जनरली क्या होता है, आपके पेरेंट्स या आपके टीचर्स क्या होता है, छोटी छोटी बातों पर आपको कुछ बोलते रहते हैं, डांटते रहते हैं, बेटा ये मत करो, बेटा ये मत करो, इस तरह से. तो हम बच्चे क्या होते हैं, कभी कभी इतना बोर हो जाता है कि ये क्या मुझे हमेशा बोलते ही रहते हैं मेरे मम्मी पापा, बेटा ऐसे मत बैठो, बेटा ऐसे मत चलो, बेटा ऐसे बड़ों से बात मत करो, स्ट्रेंजर के साथ ऐसे बिहेव करो. जनरल इंस्ट्रक्शंस अच्छी होती है, मगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उन्हें गलत तरीके से ले लेते हैं कि नहीं ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, ये तो हमें अच्छा नहीं लगता, मुझे फ्रीडम नहीं है. तो ये एमांडा जो पोएम है उसमें एमेंडा नाम की एक गर्ल है, उसको भी ऐसा लगता है कि मेरे पेरेंट्स, शायद उसकी मम्मी ही बोल रही है कि क्या बात बात पर मुझे छोटी छोटी इंस्ट्रक्शन दे रही है, तो उसे अच्छा नहीं लगता. और ये जो हमारी एमेंडा है वो क्या चाहती है, वो सारी स्टोरी इस पोएम में हम पढ़ने वाले हैं. एंड दैट इज इंक्लूडेड इन योर पोएम दैट इज रिटन हियर, एमेंडा, दैट इज पोएम नंबर 4. और उसकी जो इंस्ट्रक्शन है मैंने ऑलरेडी आपको बताई यहाँ पर कि एवरी चाइल्ड फील्स दैट he she is controlled and instructed not to do one thing or another. हर एक बच्चा ऐसा चाहता है कि उसको एक चीज या दूसरी चीज करने के लिए उसके पेरेंट्स कंट्रोल नहीं करे. वो चाहता है कि उसकी फ्रीडम जो है वो कर्टेल की गई है, उनकी फ्रीडम ले गई है. ओके, ऐसे पोएम है. पहले से मैंने इस पोएम की जो सारी नोट्स है यहाँ पर ऑलरेडी पहले से लिख के रखी है, जिससे हमारा लिखने में टाइम वेस्ट ना हो और कुछ में भूल नहीं जाओ और आपको सबसे अच्छा मटेरियल मिले. ओके, सो द नेम ऑफ द पोएम इज एमांडा. ओके, दैट इज यूनिट नंबर 4. क्या कहते हैं उसकी मम्मी, डोंट बाइट योर नेल्स. कुछ बच्चे जानते हो आप कैसे होते हैं. ओके, नेल खाते रहते हैं, ऐसे 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 ऐसे, कुछ काम नहीं हो और ऐसे नेल खाना स्टार्ट कर दिया. सही बात है कि गलत, आप में से भी कुछ हो सकते हैं नेल खाते रहते. तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं डोंट बाइट योर नेल्स, अमेंडा अपने नेल मत खाओ. डोंट हंच योर शोल्डर्स, अमेंडा. हंच का मीनिंग साइड में लिखा है देखो, टू बैंड बॉडी फॉरवर्ड, ऐसे ही बैठे रहते हैं. खाने बैठो तो भी ऐसे ही, लिखने बैठे तो भी ऐसे ही, ऐसे शोल्डर ऐसे बैंड करके, बॉडी बैंड करके ऐसे बैठे रहते हैं जैसे कि बीमार हो, फ्रैक्चर हो गया हो. इसे दैट्स अ रॉन्ग पोजीशन. उसके पेरेंट्स, शायद उसकी मम्मी बोल रही है, सही बोल रही है कि बेटा डोंट हंच योर शोल्डर्स, अपने शोल्डर्स हंच मत करो एमेंडा. स्टॉप दैट स्लाउचिंग. स्लाउचिंग मतलब क्या, यहाँ पर लिखा है देखो. अच्छा, यहाँ पर नहीं लिखा है, रह गया. स्लाउच, अच्छा यहाँ लिखा है स्लाउचिंग का, मूव लेजीली. कुछ काम नहीं हो, लेजीनेस पूरी भरी हुई है बॉडी में और ऐसे बिना इंटेंशन के ऐसे 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 घूमते रहते. स्लाउचिंग पोजीशन. ओके, ऐसा देख के ही आप बोल सकते हो कि इसमें सारी दुनिया की लेजीनेस भरी हुई है और चलते रहते हैं. तो स्टॉप दैट स्लाउचिंग एमंडा, ऐसे स्लाउचिंग वॉकिंग बंद करो. सिट अप स्ट्रेट. स्लाउचिंग ऐसे भी बोलते हैं, ऐसे बैठ के काम करते रहते हैं ना, उससे भी स्लाउचिंग पोजीशन बोलते हैं. सिट अप स्ट्रेट एमांडा, स्ट्रेट बैठो, स्ट्रेट एमांडा. तो अभी देखते हो, देखते हैं आप, आपने देखा कि फर्स्ट एग्जाम में किस तरह उसके पेरेंट्स उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि डोंट बाइट योर नेल्स, नेल्स मत बाइट करो एमांडा. डोंट हंच योर शोल्डर्स, अपने शोल्डर्स को हंच मत करो. ओके, उस बॉडी को बीन विदाउट एनी नेसेसिटी ऐसे मूव मत करो, झुक के मत बैठो. स्टॉप इट स्लाउचिंग. ओके, एंड सिट अप स्ट्रेट, ऐसे स्ट्रेट बैठो एमांडा. तो एमांडा शायद ऐसी लेजी गर्ल ही है, उसकी कुछ पॉस्चर्स पोजीशंस अच्छी नहीं है. तो उसके जो पेरेंट्स है, शायद उसकी मम्मी ये कह रही है उसे. ओके, जनरली गर्ल्स को मम्मी ही इंस्ट्रक्शंस देती है ज्यादा, पापा तो बाहर होते हैं जॉब पर. तो उसकी इंस्ट्रक्शंस से वो इतनी परेशान हो गई है एमंडा कि वो एक ड्रीम देखती है. क्या ड्रीम देखती है, देखो यहाँ पर लिखा है, देयर इज अ लैंग्विड एमराल्ड सी. लैंग्विड एमराल्ड सी. लैंग्विड मतलब एक रिलैक्स, एक ऐसा बड़ा समंदर होता,
एक दो लेक्चर पहले मैंने यहाँ बैकग्राउंड में रखा था ना, एक ग्रीन कलर का सी, उस तरह से एक बड़ा सा समंदर होता, एमेराल्ड सी। एमेराल्ड क्या होते हैं? ग्रीन कलर के स्टोन होते हैं, ग्रीन कलर स्टोन। वहां बहुत ब्यूटीफुल ग्रीन ग्रीन कलर के स्टोन होते, वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, वहां कोई नहीं रहता। ओके, ऐसी जगह होनी चाहिए जहां कोई नहीं होना चाहिए। सॉल, सॉल मतलब ओनली, यहाँ लिखा है ना बेटा, सॉल मतलब ओनली, जहां पर ओनली इनहेबिटेंट इज मी, इनहेबिटेंट मतलब रहने वाला, वहां रहने वाला सिर्फ मैं, वहां रहने वाली सिर्फ मैं अकेली हूँ, मुझे दुनिया में कोई नहीं चाहिए, वहां सिर्फ मैं अकेली। ओके, वहां इनहेबिटेट करूंगी, और वहां मैं इंसान के रूप में नहीं रहूंगी, वहां मैं एक मैरमेड के रूप में रहूंगी, मैरमेड बन के रहूंगी। अभी मैरमेड क्या होती है? हाफ वुमन हाफ फिश। साइड में लिखा है यहाँ एन इमेजिनरी क्रिएचर, मैरमेड मतलब एन इमेजिनरी क्रिएचर। तो वहां मैं एक मैरमेड बन के समंदर में घूमती रहती, ड्रिफ्टिंग मतलब घूमती रहती, मूविंग, और ब्लिसफुल्ली मतलब स्लोली। कई बार आपने भी कुछ स्टोरीज में ऐसे इमेजिनरी क्रिएचर्स देखे होंगे। ओके, हाफ वुमन हाफ फिश, और ऐसे स्लोली समंदर में घूमते रहते हैं। तो मैं भी इस तरह समंदर में घूमती रहती मेरमेड बन के। अभी एमेंडा का सपना देखो, कैसा सपना है? पेरेंट्स के साथ वो रहना नहीं चाहती। ओके, उनकी इंस्ट्रक्शन से वो इतनी परेशान हो गई है कि वो ड्रीम करती है कि मैं एक ऐसी मैरमेड होती, और ऐसे लैंग्वेज एमेराल्ड सी पर, समंदर भी जैसा तैसा नहीं, एमेराल्ड वाला सी लैंग्वेज, जहां वो रिलैक्स फील कर सके, और जहां कोई नहीं रहता हो, ऐसे समंदर में मैं रहती और घूमती रहती। ये एमांडा का सपना है। So first stanza was about instructions. Second stanza that was about Amanda's dream, what she dreams about, how her life should be. Now let us see what does the third stanza says. थर्ड स्टेंजा में अगेन उसके पेरेंट्स की इंस्ट्रक्शंस के, उसके पेरेंट्स क्या बोलते हैं? डिड यू फिनिश योर होमवर्क एमेंडा? एमेंडा, क्या आपने आपका होमवर्क फिनिश किया? डिड यू टाइनी योर रूम एमेंडा? एमेंडा, अपना रूम टाइडी कर दिया, क्लीन कर दिया? I thought I told you to clean your shoes. और मैंने तुम्हें बोला था कि अपने शूज है वो क्लीन कर देना एमांडा। दूसरी तीन इंस्ट्रक्शन। ओके, तो फिर से एमांडा ड्रीम करती है। क्या ड्रीम करती है? वो तो ऐसा ड्रीम है जो किसी भी बच्चे को नहीं करना चाहिए। ओके, दैट इज वेरी मच बैड थिंग। वो क्या बोलती है? आई एम एन ऑर्फन, आई एम एन ऑर्फन। अभी बहुत बारिश हो रही है बाहर। ओके, संडे को आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और डेट है 30 अगस्त संडे। परसों आप देखने वाले हो ट्यूसडे वीडियो। आई एम एन ऑर्फन, इससे तो अच्छा मैं एक ऑर्फन होती। ऑर्फन किसे बोलते हैं? जिसकी मम्मी नहीं होती, जिसके पापा नहीं होता, अनाथ बच्चे। ओके, इससे तो अच्छा मैं एक ऑर्फन होती, रोमिंग द स्ट्रीट। ऑर्फन, और जिसकी कोई प्रॉपर्टी भी नहीं होती, तो ऐसे बच्चे कैसे, उनके कपड़े भी नहीं होते, शूज भी नहीं होते, ऐसे कुछ दे दो भगवान के नाम पर, दे दो कुछ, रास्ते पर घूमते रहते ऐसे बच्चे। ओके, रोमिंग मतलब घूमता रहना। इससे तो अच्छा मैं एक ऑर्फन होती, मैं स्ट्रीट्स में घूमती रहती, भले ही मुझे घर नहीं है, भले ही मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ बैग्स नहीं है, कुछ मेरी लाइफ सेविंग थिंग्स नहीं है। ओके, I pattern soft dust with my hushed bare feet. Pattern, जब हम समंदर के किनारे या नदी के किनारे पाँव में कुछ हमारे शूज नहीं और चलते हैं, तो हमारी जो पाँव की पैटर्न है वो गीली रेत में पड़ जाती है। ओके, पैटर्न। तो मैं भी एक पैटर्न बनाती, सॉफ्ट डस्ट विथ माई हर्ष्ड बैर फीट। हर्ष्ड मतलब क्वाई, पाँव में कुछ शूज चप्पल नहीं है, तो उससे मैं चलती, धीरे धीरे आवाज नहीं होती। बैर फीट मतलब ओपन फीट, मेरे ओपन फीट से उस समंदर पर मैं अपने पाँव की पैटर्न बनाती, और मुझे कितना मजा आता। कोई इंस्ट्रक्शन देने वाला नहीं है। द साइलेंस इज गोल्डन, और इतनी साइलेंस मिलती, वो मेरे लिए गोल्ड जैसी है। फ्रीडम इज स्वीट, और वहां जो मुझे फ्रीडम मिलती, मैं अकेली, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं, कोई पढ़ना नहीं, ऐसे बैगर की तरह घूमती रहती ऑर्फन बन के, तो ऐसी फ्रीडम को वो स्वीट बोलती। ओके, नेक्स्ट टेंस, डोंट
Again, this stanza, there is instructions given perhaps by her mother is given. Don't eat that chocolate, Amanda. Amanda, chocolate मत खाओ. Remember or act, Amanda. Acon. Acon मतलब जो pimples होते हैं फेस पर, शायद ऐसा भी बोलते हैं कि आप बहुत चॉकलेट खाओ तो भी पिंपल्स होते हैं, और अगर आपको पिंपल्स है तो चॉकलेट्स नहीं खानी चाहिए. ओके. तो उसकी मम्मी बोलती है पेरेंट्स कि रिमेम्बर और एकन एमांडा, एमांडा अपने एकन जो है पिंपल्स वो याद करो, चॉकलेट्स मत खाओ. तो भी एमांडा तो इतनी परेशान हो गई है, उसकी मम्मी बोल रही है तो उसके सामने भी नहीं देखती. कुछ बच्चे भी ऐसे होते हैं, उसके पेरेंट्स इंस्ट्रक्शन देखते हैं तो ऐसे ही वो घर पे बैठे रहते हैं और सामने नहीं देखते. वो भी ऐसे नीचे घूर के बैठी हुई है. तो उसकी मम्मी थोड़ा गुस्सा हो जाती है और क्या बोलती है, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू. जब मैं तुम्हारे साथ बात करती हूँ तो मेरे सामने देखोगी कि नहीं. एमांडा थोड़ा जोर से बोल देती है उसको, एमांडा तुम्हारी ये फर्ज नहीं है कि तुम मेरे सामने बैठो. और इस तरह से पूरी पोएम में एक स्टेंजा ऐसा है जिसमें एमांडा को उसके पेरेंट्स इंस्ट्रक्शन देते हैं, और एक स्टेंजा ऐसा है जिसमें उसके पेरेंट्स जो है वो उसके पेरेंट्स जो है वो इंस्ट्रक्शन देते हैं, और दूसरे पैराग्राफ में वो ड्रीम करती है कि शायद मैं इससे अच्छा तो ऐसा होती, और वो इस तरह से अपनी जिंदगी जीना चाहती है एमांडा. ओके. हमने देखा कि जो पहला पैराग्राफ था उसमें उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि नेल बाइट मत करो, शोल्डर्स को हंच करके मत बैठो, स्लाउचिंग स्टॉप करो एमांडा. फिर दूसरे पैराग्राफ में वो ड्रीम करती है कि एक ऐसा समंदर होता जहां मैं अकेली रहती, और समंदर भी कैसा होना चाहिए, लैंग्विड, रिलैक्स्ड एंड एमेराल्ड स्टोन वाला समंदर होना चाहिए. और वहां वो क्या बनना चाहती है, मैरमेड. वहां में एक मैरमेड बन के रहती, ट्रिपिंग ब्लिसफुल्ली, और वहां में घूमती रहती समंदर में अकेली, एंजॉय करती. फिर से एक पैराग्राफ में उसकी पेरेंट्स की इंस्ट्रक्शन, क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया एमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम एमांडा, क्या अपना रूम क्लीन कर दिया एमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज एमांडा, मैंने बोला था तुमसे अपने शूज क्लीन करो. तो फिर वो ऐसा ड्रीम करती है कि इससे तो अच्छा तो मैं एक ऑर्फन होती, स्ट्रीट में घूमती रहती, मेरे पांव खुले, पांव की पैटर्न जो सॉफ्ट डस्ट होती है वहां पर होती, साइलेंस गोल्डन होता है और फ्रीडम स्वीट होती है. तो इस तरह से एमांडा को उसके पेरेंट्स इंस्ट्रक्शन देते हैं, पर एमांडा को वो इंस्ट्रक्शन अच्छी नहीं लगती, और वो कुछ ड्रीम्स देखती रहती है, और वो सारा हमारे इस पोएम में इंक्लूड है. तो चलो नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं. लास्ट में उसे चॉकलेट खाने से मना किया था क्योंकि उसके फेस पर पिंपल्स है, और वो सुनती नहीं है तो बोला कि तुम सुनती नहीं हो मेरे और देखती भी नहीं हो व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू एमांडा. तो एमांडा क्या बोलती है, इससे तो अच्छा मैं एक रेपंजल होती, आई हैव नॉट अ केयर, मुझे आई डोंट केयर फॉर एनीथिंग, लाइफ इन अ टावर, और टावर में मैं बैठी रहती, इज अ ट्रांक्विल एंड रेयर. और वो टावर मुझे ट्रांक्विल लगता, रेयर, रेयर मतलब अकेला, शायद ही देखने वाला. आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और कभी मैं मेरे ब्राइट हेयर, गोल्डन कलर के हेयर है वो मैं नीचे नहीं करती. अभी वो रेपंजल क्या है वो आपको नहीं पता है. ओके. तो रेपंजल की स्टोरी में आपको बता देता हूँ जिससे आपको पता चले कि एमंडा रेपंजल के बारे में क्या कहती है. रेपंजल एक फेरी टेल है. रेपंजल के हेयर गोल्डन थे. रेपंजल के जो माता पिता थे, जब रेपंजल का बॉर्न नहीं हुआ, उसका बॉर्न होने वाला था, तो उसके माता पिता, उसकी मम्मी को कुछ एक फ्रूट्स खाना था, और वो फ्रूट्स उस खेत में मिलते थे जहां एक डायन रहती थी. ओके. वीच रहती थी, डायन. तो वो उसको, उसके पति को बोलती है फ्रूट्स मेरे पास लेके आओ, मुझे खाने हैं नहीं तो मैं मर जाऊंगी. तो उसके पति एक बार तो लेके आते हैं, फिर तो रोज बोलती है कि रोज मेरे लिए वो फ्रूट्स लेके आओ. मगर एक दिन डायन के हाथों उसका पति पकड़ा जाता है. वो डायन को रिक्वेस्ट करता है कि मेरी बेबी को बच्चा होने वाला है, वो फ्रूट्स नहीं खाएंगी तो
मर जाएगी, प्लीज मुझे दे दो। तो डायन उसके पास एक कंडीशन रखती है कि तुम फ्रूट्स तो ले जाओ, पर जब आपका बच्चा हो तो वो आपको मुझे देना होगा, तो ले जाओ। उसका पति चलो बोलता है चलो ऐसा करते हैं, तो वो हाँ कर देता है। फिर क्या होता है, उसकी पत्नी को एक बहुत ही ब्यूटीफुल गर्ल बॉर्न होती है और वो डायन आ जाती है। फिर दोनों सैडली वो बच्ची उसे दे देते थे। उस बच्ची का नाम उस डायन ने रखा रैपंजल। फिर क्या हुआ, वो डायन थी तो उसने उस बच्ची को दुनिया से दूर रखने के लिए एक बड़ा सा टावर बनाया। ऐसा टावर जिसमें ऊपर जाने के लिए कुछ सीढ़ियां नहीं थी, नीचे आने के लिए भी कुछ सीढ़ियां नहीं थी। और उस डायन ने उस बच्ची को पहले तो थोड़ी बड़ी की उसको, और उस टावर में उसे रख दिया जिससे उसका दुनिया के साथ कोई कांटेक्ट नहीं रहे। और उस बच्ची के बहुत ही ब्यूटीफुल गोल्डन हेयर थे। तो वो गोल्डन हेयर थे, थोड़ी बड़ी हो गई तो उसने वो टावर में ही कैद कर दिया जिससे वो भाग नहीं जाए और कोई उस रैपंजल को मिल नहीं सके। फिर जब भी डायन को उस रैपंजल से मिलना होता तो वो टावर के नीचे आती और चिल्लाती, रैपंजल रैपंजल तुम्हारी मम्मी आई है नीचे, मम्मी आई है। तो रैपंजल अपने जो गोल्डन हेयर वो इतने बड़े थे, वो टावर से नीचे आते थे। तो टावर से वो अपने गोल्डन हेयर नीचे डालती और उस वो डायन, वो हेयर थे गोल्डन, उसे पकड़ के टावर पर चढ़ जाती, उससे बातें करती, फिर वापस आ जाती। हर रोज रात को डायन ऐसा करती और रैपंजल कैद थी उस टावर में। फिर एक दिन उस जंगल से एक प्रिंस निकला वहां पर। तो वो प्रिंस ने देखा को बहुत ही सुंदर आवाज में ब्यूटीफुल सॉन्ग कोई बहुत ही सुरीली आवाज में गा रहा है। उसने ढूंढा मगर नहीं मिला। उसे लगा कि ये टावर से आवाज आ रही है, मगर टावर में जाने के लिए तो कोई सीढ़ियां नहीं थी, तो क्या करे वो। तो फिर एक दिन रोज वो गाना सुनता था। एक दिन रात को वो वहां बैठा रहा, तब उसने देखा कि एक डायन आई और चिल्लाई, रैपंजल रैपंजल अपने बाल नीचे करो तुम्हारी मम्मी आई है। तो रैपंजल ने फिर अपने गोल्डन हेयर नीचे किए और डायन ऊपर गए। तो वो राजकुमार ने देख लिया। फिर दूसरे दिन जब डायन नहीं थी तो राजकुमार वहां गया और बोला उसकी डायन की आवाज में, रैपंजल रैपंजल तुम्हारी मम्मी आई है। तो रैपंजल ने अपने गोल्डन बाल नीचे किए और उसको पकड़ के राजकुमार ऊपर चला गया। रैपंजल ने अभी तक एक भी इंसान को नहीं देखा था। जब पहली बार उसने प्रिंस को देखा तो वो सरप्राइज हो गई कि तुम धोखा किया है तुमने। तो बोला कि नहीं मैं प्रिंस हूँ, तुमने ये डायन ने तुम्हें यहाँ बंद करके रखा है। फिर उसने उसको मैरिज के लिए प्रपोज किया, उसने प्रपोजल एक्सेप्ट कर ली और फिर तो रोज वो ऐसे मिलने आता था। मगर एक दिन ये जो रैपंजल थी उससे गलती हो गई। क्या गलती हो गई कि जब उसके बाल बना रही थी उसकी मम्मी डायन, तो उससे बोल गई कि मम्मी तुमसे तो अच्छा तो वो प्रिंस है, वो मेरे बालों को पकड़ के जल्दी ऊपर चढ़ जाता है। तब डायन चौंक गई कि क्या क्या बोला प्रिंस। तो गुस्सा कर दिया उसने और उसके बाल थे यहाँ से पूरे काट दिए, गोल्डन हेयर्स। ओके। और फिर उसको एक रेगिस्तान में भेज दिया रैपंजल को। और रात को वो इंतजार करने लगी कब वो प्रिंस आए। और वो प्रिंस आया, वो उसे तो कुछ पता नहीं था क्या हुआ था। तो वो चिल्लाया, रैपंजल रैपंजल। तो रैपंजल ने अपने बाल तो नीचे किए, मगर रैपंजल तो रेगिस्तान थी, उसके बाल ही थे टावर में। वो डायन ने उसका जो बाल थे गोल्डन वो नीचे किए, तो उसको पकड़ के प्रिंस जैसे ही वो पिप आउट ऑफ इनटू द विंडो कर देखता है तो देखता है वहां डायन है। वो डायन उसे मारने वाली थी, तभी उसने वो बाल छोड़ दिया और वो नीचे गिर गया, मर जाता शायद। मगर नीचे बहुत पौधे ऐसे कुछ थे तो वो मरा तो नहीं, मगर वो उसके जो कांटे थे वो उसकी आंखों में लग गए और वो प्रिंस अंधा हो गया और अपने घोड़े को लेके चला गया। डायन हंसती रही, चलो ये तो गया, अंधा हो गया, मर गया। और वो पूरे जंगल में ढूंढता रहा, ऐसे करते 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 वो घोड़े को लेके रेगिस्तान में पहुंचा। फिर उसने वही सुरीली आवाज सुनी, क्योंकि तो मेरी रैपंजल की आवाज है। तो रैपंजल वहां पर थी।
तो रेपंजल उसके पास आई कि क्या हुआ तुम्हें, तुम देख नहीं सकते। और रेपंजल से आंख के जो टीयर्स ड्रॉप्स थे वो प्रिंस की आंख पर गिरे और एक चमत्कार हुआ, जिसकी आंखें चली गई थी वापस आ गई, वो अंधा हो गया था अभी देखने लगा। फिर दोनों खुशी खुशी किंगडम में आए, शादी की और वहां रहने लगे। तो ये रेपंजल की स्टोरी है। उसमें आपको याद रखना है वो इम्पोर्टेंट बात है। ओके, रेपंजल अकेली थी और ऐसे ही लाइफ कौन चाहती है, ऐसे ही लाइफ कौन चाहती है, एमांडा। ओके, मैं रेपंजल की तरह लाइफ जीना चाहता हूँ मगर थोड़ी डिफरेंट। क्या डिफरेंस वो चाहती है, वो डिफरेंस ये चाहती है कि ये रेपंजल तो दुनिया के साथ, बालों के साथ कांटेक्ट थी, अपने टावर में से वो बाल डालती थी, फिर डायन या प्रिंस ऊपर आता था। मगर मैं मेरे बाल नहीं डालूंगी, ऐसा टावर मुझे मिल जाए तो। देखो यहाँ पर लिखा है कि आई एम रेपंजल, मैं तो एक रेपंजल बनना चाहती हूँ। आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, और ऐसे टावर में ही रहूंगी। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मेरे जो ब्राइट हेयर है कभी भी नीचे नहीं डालूंगी कि कोई ऊपर आ जाए। मैं अकेली वहां पर एंजॉय करूंगी। ट्रैंक्विल एंड रेयर, ट्रैंक्विल मतलब काम, पीसफुल लाइफ में वहां पर एंजॉय करूंगी। एंड रेयर, शायद ही किसी को ऐसे लाइफ मिले और मैं वो लाइफ एंजॉय करूंगी। अगेन देयर इज इंस्ट्रक्शन बाय पेरेंट्स। पेरेंट्स क्या बोलते हैं, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस। सल्किंग मतलब अपसेट होके। अभी पेरेंट्स किसी बच्चे को बहुत बोलते तो वो ऐसे कैसे ऐसे मुंह लटका के बैठे रहते हैं, और कुछ पेरेंट्स बोले तो भी कुछ जवाब नहीं देते, आंसर देते नहीं खाना जाओ, ऐसे कुछ तो ज्यादा शैतान होते हैं तो फेंकते रहते हैं सारा कुछ। ओके, ऐसे भी बच्चे होते हैं, अपसेट होके बैठे रहते हैं, कुछ बात नहीं करते। तो वो, उसकी मम्मी उसे बोलते स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस एमांडा, एमांडा अपसेट होने का बंद करो, यू आर ऑलवेज सो मूडी। तुम्हारा नेचर तो ऐसा नहीं है, तुम तो अच्छी बात करने वाली हो एमांडा। एनीवन वुड थिंक, अगर तुम ऐसे ही बैठोगी तो लोग क्या सोचेंगे, दैट आई नेग्ड एट यू। नेग मतलब स्कॉल्ड करना, नेग मतलब स्कॉल्ड करना, कि मैंने तुम्हें डांटा है। स्कॉल्ड करना मतलब डांटना, नेग करना मतलब डांटना। मैंने तुम्हें डांटा है एट यू, कोई अगर सोचेगा तो, एमांडा। और यहाँ हमारे जो पोएट है रॉबिन क्लीन, वो पोएम कंप्लीट करते हैं। अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू दैट एनी आंसर दैट contains 2 marks, you compulsorily have to write introduction, that this poem is written by this poem, and then you have to write the key material of the answer. Don't forget to write introduction, because it has been 4 or 5 months that you have stopped your study and you are learning only online teaching. Okay, let us discuss the poetic devices used by the poet in this poem. We have understood the explanation and what is the story of this poem, but let's discuss the poetic devices. In the first stanza, you can see that here dawn, dawn. You can tell that repetition has been used, or anaphora has been used there. What is the rhyming scheme of the first stanza? Amanda, 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 A. Only straight is different. So B. So we can say that rhyming scheme of the first stanza is A, A. Okay. In the second stanza, you can see that here written. Okay, first stanza में देख लेते हैं, complete कर लेते हैं, बाद में दूसरा stanza करते हैं। यहाँ एसोनेंस है, देखो you has been repeated. You means vowels have been repeated, so we can say that assonance have been used here. Stop that slouching and sit up straight. Okay, यहाँ पर भी assonance है, I और I has been, so assonance has been very much used here. You can notice it here. In the second stanza, there is IMP figure of speech, emerald sea. ऐसा नहीं लिखा है, sea is like emerald. Emerald मतलब green colored stone. Emerald sea. तो यहाँ as और like का यूज नहीं हुआ है, तो यहाँ पर C is like emerald, ये कहने का मतलब है। तो we can see that here metaphor has been used. Okay. Then in the third stanza, you can say that I thought I told you to clean your shoes. Oh, 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 oh.
vowel O has been repeated many times, so we can say that assonance has been used here. Okay, आपने जब पढ़ा है तो अभी नोटिस किया होगा, मैंने लिखा हुआ है तो ओके। फिर यहाँ पर देखिए साइलेंस इज गोल्डन, साइलेंस इज गोल्डन ऐसा नहीं लिखा है, साइलेंस इज लाइक गोल्डन, तो वो क्या होता, सिमिली होती। ओके, लाइक एस यूज हुआ है तो, मगर यहाँ पर ये मेटाफर है। फ्रीडम इज स्वीट, फ्रीडम इज स्वीट, तो ये क्या है, मेटाफर। और रिमेम्बर योर एकन एमेंडा पिंपल्स, एकन मतलब क्या करना, जो पिंपल्स होते हैं वो, मगर वहां कोई फिगर्स ऑफ स्पीच तो नहीं दिखती। ओके, मेटाफर। फिर यहाँ पर देखिए यू में ओ है, डबल ओ में ओ है, स्पीकिंग टू में ओ है, ओ है, सो एसोनेंस, so we can say that assonance has been very much used in this poem। फिर यहाँ पर कॉन्सोनेंस है, देखो ये थर्ड लाइन में, कॉन्सोनेंस मतलब रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स, एलिट्रेशन होता है, कॉन्सोनेंट्स रिपीट होते हैं, मगर बिगिनिंग, ये वर्ड के बिगिनिंग में कॉन्सोनेंट रिपीट होता है, यहाँ डी है, यहाँ डी है और यहाँ डी है, तो उसको हम बोलेंगे एलिट्रेशन। मगर बीच में कॉन्सोनेंट रिपीट होते हैं, सर्टेन लाइन में आर, नेवर में आर, ब्राइट में आर, तो उसे बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। क्या बोलेंगे उसको, कॉन्सोनेंट्स। ओके, so I think you have enjoyed this poem। okay, कुछ भी डाउट्स है तो पूछ लेना। और कल ग्रामर का लेक्चर होगा, ओके, उसमें सारे स्टूडेंट्स मुझे चाहिए वहां पर। अब क्यों नहीं, आज 15 स्टूडेंट्स होते हैं, लाइव लेक्चर है, बाकी के लोग कहाँ रहते हैं पता नहीं, कौन सी दुनिया में घूमते रहते हैं। वहां पर आओ तो कुछ आप एंजॉय कर सको, कुछ पूछना है, मुझे कुछ पूछना है, आपको नहीं पूछना है तो व्हाट आर यू डूइंग। ओके, तो कुछ कॉन्टेक्ट से आपको कुछ लाइव जैसा लगे, अदरवाइज तो रिकॉर्डिंग तो आप देख सकते हो बाद में। ओके, सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको लिखने हैं, ये वर्ड्स देख लो, डिफिकल्ट, लैंग्वेज, रिलैक्स, ड्रिफ्टिंग, मूविंग स्लोली, पैटर्न, मेक पैटर्न्स, ट्रांसविल, काम। और सारी टेक्स्ट बुक की नोट्स है वहां पर, वो अपनी टेक्स्ट बुक में लिख लेना, जिससे एट द टाइम ऑफ एग्जाम व्हेन यू रीड इट यू कैन अंडरस्टूड इट, you can understand it what the poet wants to tell and what each stanza has meaning, और क्या poet कहना चाहते हैं। हमारे लिए कुछ भी आप पढ़ो, बराबर, शायद टेक्स्ट बुक पढ़ो या ग्रामर पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, एवरीथिंग इज वेरी मच इजी, मगर आप कितना सिंसियर रहते हो, आप कितना उसे अच्छी तरह अटेंड करते हो, वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। ओके, और सबसे बड़ी बात फॉलो अप, पढ़ के चले जाने से कुछ नहीं होता, बाद में आप क्या, सर ने क्वेश्चन आंसर भेज दिए, मैंने कभी किसी को क्वेश्चन आंसर की आज तक पीडीएफ नहीं भेजी, अपने आप ही लिखे, लिटरेचर में अपने आप ही क्वेश्चन आंसर लिखने होते, डायरेक्टली नहीं लिखते होते, मगर ये अभी डिस्टेंस लर्निंग है, इसी की वजह से मैं देता हूँ। अदरवाइज क्लास में आपको आंसर बोलने होते हैं और अपने आप लिखने होते हैं घर पे, कभी मैं नहीं देता। फिर शायद आप घर पे जहां से लिखने हो लिखो, कोई बात नहीं, डाइजेस्ट से लिखो या कहीं पर भी, मगर अभी तो आपको रेडी मिल रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसे ही देख के आंख बंद करके लिख दो। और कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं उसमें से काट के लिखते हैं, 4 लाइन का पीडीएफ में आंसर है, आप देखो, आपको पता होगा, आपको आप ऐसा सोचते होगे कि सर को नहीं पता, और आप लिखते हो उसको 3 लाइन में, उसकी तो टेक्स्ट बुक में 9 to 10 लाइन होनी चाहिए, तो पूरे आंसर्स लिखो, अदरवाइज आपके मार्क्स जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, बाय।